नमस्कार FIBA सेम 1 विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में से यूनिट 4 में माखनलाल चतुर्वेदी का दूसरा काव्य है जवानी। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय हमने अगले वीडियो में देख लिया, तो अब हम सीधा कविता की भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत कविता है, इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। जवानी एक वीर रस प्रधान कविता है। चतुर्वेदी जी का हृदय सदैव ही देश प्रेम से ओतप्रोत था। इनके जीवन का अधिकांश भाग राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में एवं जनजीवन की विषमताओं को निखारने और परखने में ही व्यतीत हुआ। उनकी इस तीव्र देश प्रेम की भावना के कारण ही उन्हें भारतीय आत्मा नाम से सम्मानित किया गया है। अब हम इस काव्य की बात करें तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि देश के नवयुवानों की सोई हुई जवानी को जगाने का प्रयास किया है। हमने देखा कि प्रस्तुत काव्य का शीर्षक जवानी है, तो कवि ने काव्य का शीर्षक जवानी क्यों रखा? क्योंकि जवानी में जितना जोश होता है उतना जोश कोई और आयु में देखने नहीं मिलता। और जो जवानों की जवानी है वो देश में क्रांति ला सकती हैं, वो कोई अन्य नहीं ला सकता। यानी कि देश में क्रांति लाने का कार्य है वह एक जवान ही कर सकता है, अन्य आयु के वर्ग नहीं। बच्चों में ये कार्य करने की सामर्थ्यता नहीं होती एवं वृद्ध आयु के लोग यह कार्य करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जवान हैं वो ही यह कार्य भली भांति कर सकते हैं। तो इसीलिए ही इस कविता का शीर्षक जवानी दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता चतुर्वेदी जी के हिम किरीटनी नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यानी जवानी नामक कविता है वह चतुर्वेदी जी के हिम किरीट नाम का काव्य का संग्रह है, उसमें से उसको लिया गया है। इस कविता में कवि नई पीढ़ी की सोई हुई जवानी को ललकारते हैं। यानी कि आज की आधुनिक पीढ़ी की जो जवान लोग हैं, जवानी है, उनको कवि ने ललकारते हुए ये संपूर्ण कविता लिखी है। तो मित्रों, अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। अब इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि हृदय में प्राण धारण करने वाली जवानी पागल होती हैं। कवि कहता है कि जो कहते हैं कि उनकी जवानी विधवा हो गई है, तुम उन्हें बताओ कि तुम्हारा स्वाभिमान आज भी जागृत है। कि कवि हैं वह नवयुवकों के हृदय में जोश उत्पन्न करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जो भी जवानों को कहते हैं कि उनकी जवानी विधवा हो गई है, तो उन्हें तुम ललकारते हुए बताओ कि उनके अंदर स्वाभिमान आज भी जागृत है, क्योंकि उनके हृदय के अंदर पागल जवानी उमड़ रही है। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि तू भी पृथ्वी की तरह धानी वस्त्र धारण कर ले, वैसे भी प्राण तुम्हारे साथ हैं। समय निर्बाध अपनी चाल से चल रहा है, नभ के सितारे भी चल रहे हैं, ये नदियाँ भी निरंतर बह रही हैं, ये हिमखंड और ये तेरी सांसें भी चल रही हैं, तो तू क्यों ठहर जाती हैं। अब कवि यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सब अपने समय के अनुसार चल रहे हैं, तो जवानी तू क्यों ठहरी हुई है। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के तत्व अपने हिसाब से चल रहे हैं,
तो जवानी तू भी ठहर मत, हे जवानी जब तक तेरी ये सांसें चलती हैं तब तक तू चल, कहीं 2 सदी तू पीछे न रह जाए। कवि जवानी को संबोधन करते हुए कहता है कि तू जैसे ये प्राकृतिक तत्व हैं वो निरंतर चल रहे हैं, वैसे जवानी तू भी चलती रहे, कहीं तेरे रुकने से तू 2 सदी पीछे न रह जाए। इसलिए तू नरमुंड की माला पहनकर सुमेरु की तरह अड़िग हो अपनी जवानी अपने स्वाभिमान को जगा। यानी कि तू एक पर्वत की तरह अड़िग होकर अपने हृदय के अंदर जो जवानी पनप रही है, तो उस जवानी के हिसाब से तू अपने स्वाभिमान को जगा और रुक मत जा। तू निरंतर चलती ही रहे जब तक तेरे इस शरीर में, तेरे इस हृदय में सांस है, तब तक तू चलती रहे, तुझे रुकना नहीं है, तुझे निरंतर गति से चलते ही रहना है। तो इस प्रकार कवि हैं वह जवानी को निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देता है। भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रे जवानी। यानी कि पृथ्वी की तरह धानी वस्त्र धारण कर ले, वैसे भी प्राण तो तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए तू निर्बाध गति से चलती रह, तू कहीं ठहर मत। अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर 2 हथेली हैं कि पृथ्वी घोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हैं वह जवानी को ललकारता है और यह संदेश देता है कि तुझे यदि अपने देश के खातिर अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो तू खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दे। कवि कहता है कि तू बलि का द्वार खोलकर पृथ्वी को हिला दे, एक हिमगिरी है कि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी है। यानी कि अब वक्त आ गया है पृथ्वी पर क्रांति करने का, और उसकी एक हिमगिरी है जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है, और उसकी रक्षा के लिए जो परिणाम आएगा उसकी कीमत भी तुझे ही चुकानी है। इससे पहले कि तुम्हारे इरादे हिल जाए, तू अपनी इन हथेलियों से पृथ्वी को घोल करते हुए दुश्मन के इरादे को मसल दे। यानी कि हमारे हृदय एवं मन के भीतर जो हमारे इरादे चल रहे हैं वो हमारे इरादे बदल जाए, उससे पहले तुम्हारे इन हाथों से तू पृथ्वी पर पनप रहे दुश्मनों के इरादों को मसल दे। तुम्हारी नसों में खून है, पानी नहीं, इनका परीक्षण तू शीश की बलि चढ़ाकर कर। यानी कि कोई भी कीमत पर हम दुश्मनों से डरने वाले नहीं हैं। इस पृथ्वी पर जो भी हमारे दुश्मन हमारी राहों के कांटे बनेंगे, उनके इरादों को हम मसल कर रख देंगे, और इसका सबूत हम उनकी बलि चढ़ा कर देंगे। तुम्हारी नसों में खून है, पानी नहीं। यानी कि हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, पानी नहीं, उसका हमें सबूत दुश्मनों की बलि चढ़ाकर ही मिल जाएगा। इस प्रकार कवि हैं वह जवानी को ललकारते हुए कहते हैं कि अब वक्त आ गया है अपनी जवानी दिखाने का और दुश्मनों के इरादे को मसल कर अपनी इस जवानी का सबूत देने का। अब आगे की पंक्तियाँ, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। अब यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छे पद का कवि ने निर्माण किया है। अब इन पद के माध्यम से कवि ने वृक्ष का प्रतीक लिया है। कवि एक वृक्ष के माध्यम से ये बताते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है उसमें सर्वप्रथम एक कली बनती है, फिर उस कली में से फल बाहर आता है, यानी वह कली में से वह फूल हैं
वह अरमान बनकर बाहर निकलता है। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। अब कवि ने यहाँ पर वृक्ष के इरादे को मीठा कहा है कि वह वृक्ष है, वह अपनी कली में से बाहर निकलकर फल के रूप में आया। और यहाँ पर वृक्ष का एक इरादा है कि वह सिर तान के खड़ा है, यानी कि जैसे कोई भी फल होता है वह जब कली में से बाहर निकलता है तब वह फूल है वह बड़ा होकर गिर जाता है। तो कवि ने कहा है कि उस फल को पता है कि वह गिरने वाला है, फिर भी उसका मीठा इरादा तो देखो, वह फिर भी सिर तान के खड़ा है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। यानी कि डालियाँ हैं वह भूमि की डालियों में से जो फूल हैं वो भूमि की ओर लटक गए हैं, यानी कि कलियों में से जो वृक्ष है कलियों में से जो फूल हैं वो बड़े हो गए हैं। अब वो जो फल हैं वो बड़े होकर भूमि पर लटक रहे हैं। देख आली, आली यानी कि देख सखी, आली का मतलब होता है सखी। तो कवि कह रहे हैं कि देख सकी ये फल इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो भूमि की तरफ लटक गए हैं। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। अब यहाँ पर वृक्ष की डाली हैं वो अपने फल के माध्यमों से मस्तकों को संकेत दे रही हैं कि जैसे एक फल को पता है कि वह बड़ा होकर उस वृक्ष से गिर जाने वाला है, वैसे ही ये वृक्ष है वो उस जवानी को संदेश दे रहा है कि यदि तुझे भी वीर होकर जवान होकर अपने देश के लिए यदि तुझे बलि देनी पड़े तो तू खुशी खुशी अपना सिर उस देश के लिए कुर्बान कर दे। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। अब ये कहानी एक वृक्ष की है, तरु यानी कि वृक्ष। तो वृक्ष होता है वो अपने फल दे देता है, यानी कि फल को पता है वो गिर जाने वाले हैं। वैसे ही तरु है उन्होंने फल दे दिए, वैसे भी इस पृथ्वी के वीर होते हैं जिसको अपनी पृथ्वी की रक्षा के लिए यदि सिर देने पड़े तो तू कभी पीछे मत हटना, तू भी युगों तक याद रहे ऐसी जवानी की कहानियाँ देती रहे। यानी कि तू ऐसा कार्य कर जा कि जो तेरी जवानी को युग युग तक लोग हैं वो याद करते रहे, तेरी जवानी है वो युग में गूंथी रह जाए, ऐसे कार्य अपनी देश के लिए कर जा। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर एक वृक्ष का माध्यम लेकर एक वृक्ष का प्रतीक बनाकर यहाँ जवानों को आगे बढ़ते जाने की सलाह दी है। अब आगे बड़ी ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाए की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अब यहाँ पर कवि ने एक तरफ स्वान यानी कि कुत्ता और दूसरी तरफ सिंह यानी कि शेर का उदाहरण लिया है। अब देखें तो ये दोनों ही जानवर हैं, कुत्ता है वह भी जानवर है और सिंह है वह भी जानवर है, लेकिन उन दोनों में अंतर कितना है। दोनों जानवर होते हुए भी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। अब स्वान का सिर यानी कि सिर है वो तो सभी प्राणी का होता है, वो कुत्ते का भी होता है और सिंह का भी सिर तो होता ही है, लेकिन कुत्ता है वह चरण तो अपने स्वामी के चाटता है। यानी कि कुत्ते का जो स्वामी है वो उसको 2 रोटियां दे देगा खाने को तो वो अपने स्वामी के चरण चाटने लगेगा। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि कुत्ता होता है वह चाहे कितना भी बहादुर कितना ही भौंक ले तो भी वो कभी सिंह से सामना कर सकता है, वह कभी सिंह को ललकार सकता है। कुत्ता है
वो चाहे अपना कितना भी सिर बड़ा रखे, फिर भी वो कभी शेर से जीत सकता है। वह कुत्ते का सर है, वह स्वाभिमान से भरपूर नहीं होता, वह अपने स्वामी के चरणों में झुक ही जाता है। लेकिन शेर है, उसका सर स्वाभिमानी होता है, वह किसी के सामने नहीं झुकता। वैसे ही कवि उन जवानों को ये संदेश देते हैं कि तुम भी अपना सर स्वाभिमान रखना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना सर किसी के सामने मत झुकाना। एक कुत्ते की तरह मत बनना कि तुम्हें कोई दो लालच दे तो तुम उसके सामने झुक जाओ, बल्कि तुम उस शेर के समान बनना जो सामने कैसे भी संजोग हो तुम्हें झुकना नहीं है। चाहे भले हम भूख से मरे, पर हमें अपनी दीनता कहीं नहीं दिखानी, हमें कहीं झुकना नहीं है। जैसे कुत्ते को हम 2 वक्त की रोटी दे देंगे तो वो हमारे सामने झुक जाएगा, लेकिन शेर हैं, वह भूखा रहेगा लेकिन मरे हुए प्राणी को नहीं खाएगा, वह झुकेगा नहीं। रोटियां खाए की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। अब कुत्ता है, उसको यदि 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी तो वह अपना साहस है वो खो देगा। उसमें प्राण होते हुए भी वह प्राण से जा चुका है। कवि जवानी को भवानी की उपमा देते हुए कहती हैं कि हे भवानी, तुम इन ग्राम सिंहों से मत खेल, तुम उनकी मस्तानी जवानी को विश्व में स्वाभिमान प्राप्त करने के लिए बलि होने दो। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अब कवि ने यहाँ पर जवानी को मस्तानी कहा है। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। ग्राम सिंह यानी कि कुत्ते जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वैसे तुम ग्रामीण कुत्तों जैसे मत लड़ा करो। यानी कि ग्राम में जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो जवानों तुम इन छोटे मोटे झगड़ों में मत पड़ा करो। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, तुम तो विश्व के लिए लड़ो, तुम विश्व का अभिमान हो तो उस विश्व के अभिमान के लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारी जवानी है वह मस्तानी है, तुम्हारी जवानी है वह दुर्गा जैसी है। तो तुम इन कुत्तों की जैसे मत लड़ा करो, तुम शेरों सी जवानी लड़कर अपने विश्व का अभिमान बनो। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ कुत्ते एवं शेर के माध्यम से जवानी को ललकारा है। यह न मग हैं तव चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हैं वह कहते हैं कि ये कोई पानी के बुलबुले नहीं हैं जो ये थोड़ी देर के लिए बनेंगे और फिर वो अपने आप मिट जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होगी बड़े जोश के साथ, फिर वह सम जाएगी, परंतु ये चरण की रेखाएं हैं। तव चरण की रेखियाँ हैं, तव यानी कि तुम्हारे ही चरण की रेखाएं हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियाँ हैं। यानी कि ये तो बलि हो जाने की अमर निशानियां हैं। यानी कि तुमसे पहले, तुम अभी जवान हो तो तुमसे पहले जो जवान इस देश के हो चुके हैं, जो वीर हो चुके हैं, वे उनकी पैरों की निशानियां हैं। ये जो मार्ग में, ये जो रास्ते में तुम जो चरण की निशानियां देख रहे हो, वह चरण की निशानियां तुम्हारे पहले जो वीर पुत्र हो चुके हैं उनकी वह अमर निशानियां हैं। यानी कि अपने देश के लिए जो अपनी जान की बलि दे चुके हैं, उनकी ये अमर निशानियां हैं। विश्व अपनी कलम से जिन पद चिन्हों पर कृति लिखे, ये उस पवित्र धरा तीर्थों की तरफ जाने वाली दिशाएं हैं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। यानी कि अपने प्राण से रेखा खींच दे रानी, ये मृत्यु का वर्ण करने जा रही हैं ये मस्तानी जवानी। यानी कि कवि
वह जवानी को मस्तानी कह रहा है और वह कह रहा है कि प्राण से रेखा खींच दे, यानी कि अपने प्राण के खून से तू इस पृथ्वी पर रेखा खींच दे, क्योंकि अब ये जवानी है, ये मस्तानी जवानी है, अपने देश के लिए मृत्यु का वरण करने जा रही है। इस प्रकार यह पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अब के जवानों को, जो पहले उनके जवान हो चुके हैं, जो अपने देश के लिए बलि दे चुके हैं, उनसे प्रेरणा लेने को कह रहे हैं। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियाँ समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फाँक कर दे। अब कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से समय की बात कही है कि समय कैसा है, तो टूटता और जुड़ता, यानी कि समय वह बदलता रहता है, कभी एक सा नहीं रहता। कभी भूगोल में क्रांति आती है तो कभी शांति बनी रहती है। इस प्रकार भूगोल का समय वो टूटता जुड़ता रहता है, यानी कि समय है वो बदलता रहता है। गोद में मणियाँ समेट खगोल आया, यानी कि भूगोल का जब समय आएगा तब वह न जाने कितनी टूटती और जुड़ती हुई कहानियाँ लाएगा और गोद में अनेक मणियों को समेटकर खगोल कहेगा कि न जाने कितने बारूद जले और हिम को प्राण मिलेंगे। अब कवि ने यहाँ पर प्राण को हिम कहा है, यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्राण हैं वह हिम जैसे नहीं होने चाहिए। हिम यानी कि ठंडे, बर्फ़, तो हमारे प्राण हैं वह बर्फ़ के समान ठंडे नहीं होने चाहिए। जैसे कि ठंडा वह होता है, बेजान होता है, वैसे हमारे प्राण वो ठंडे बेजान नहीं होने चाहिए, परंतु हमारे प्राणों में तो ज्वाला होनी चाहिए कि सामने वाले को भस्म करके रख दे, ना कि वो हिम के जैसे जड़ और ठंडी होनी चाहिए, बल्कि हमारे जो प्राण हैं वो तो ज्वालामुखी के समान विस्फोट करने वाले होने चाहिए। यदि प्राण में बारूद ही नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे, तो उस बारूद को जलाने के लिए ज्वाला चाहिए, ना कि हिम जैसा ठंडा प्राण। परंतु वह स्वप्न किस काम का जिसमें प्रलय ही ना हो। फिर आगे कवि ने कहा है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न तो ऐसे होने चाहिए कि पृथ्वी में प्रलय मचा कर रख दे। यदि हमें स्वप्न देखना ही है तो पूरे पृथ्वी पर विस्फोट कर दे ज्वालामुखी, ऐसे सपने होने चाहिए, तो तभी वो सपने हैं, सपने माने जाएंगे। हे जवानी तू पृथ्वी जैसे तरबूज के दो फाँक कर दे और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अमर हो जा, जिससे विश्व को कहना पड़े वास्तव में यह जवानी, यह है जवानी। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जैसे गोल है, उस गोल पृथ्वी को तुम तरबूज की तरह उसके दो भाग कर दो और फिर स्वतंत्रता के लिए तू अमर हो जा। फिर ये पूरा विश्व कहेगा कि हाँ यही है जवानी, यही है जवानी, क्योंकि ये कार्य केवल एक जवान ही कर सकता है। तभी तुम्हारी स्वतंत्रता के अमर गुणगान गाए जाएंगे कि ये कार्य केवल एक जवान वीर ही कर सकता है। बड़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। तभी विश्व मानेगा जब तुम इस देश पर स्वतंत्रता का अमर पानी बिखेर दोगे, तभी यह विश्व तुझे कहेगा कि हाँ यही है जवानी। अब आगे का पद है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अब इन पंक्तियों में कवि ने लाल शब्द का प्रयोग किया है। शब्द दोनों एक हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यानी कि जिसके चेहरे पर लालिमा नहीं है वह
किसी का लाल नहीं हो सकता। लाल यानी कि पुत्र। तो जिस जवान के चेहरे पर लालिमा नहीं है वह जवान किसी का पुत्र नहीं हो सकता। फिर आगे है कि लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, यानी कि जिसके हृदय में लाल खून नहीं दौड़ रहा वह शरीर तो मात्र कंकाल के समान है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है, यदि उसके हृदय में खून दौड़ता है तभी वह एक मानव कहा जा सकता है। और किसी के भी शरीर में रक्त नहीं दौड़ता वह मानव कंकाल के समान होता है, यानी कि हड्डियों का एक ढांचा होता है। तो यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिसके हृदय में, जिसकी नसों में खून, लाल रंग का खून नहीं दौड़ रहा वह व्यक्ति एक कंकाल के समान है, वह व्यक्ति एक हड्डियों का ढांचा है। यदि तुम्हारी प्रेरणा सोई हुई है तो वह आटा दाल किस काम का, यानी कि हमारी प्रेरणा ही जो सोई हुई है वो खुद ही सोई है तो दूसरों को क्या उत्तेजित करेगी। तो फिर वह आटा दाल है वो किस काम का। यदि सिर पर तिलक ही नहीं लगाया तो ये तिलक लगाने की सामग्री किस काम की। अब यहाँ पर कवि ने छापा और माल नाम का शब्द का प्रयोग किया है। छापा यानी कि तिलक और माल यानी कि माला। तो जो भी अपने सिर पर तिलक लगाते हैं, यदि उस तिलक को लगाने का कोई अर्थ ही नहीं ठहरता तो वह तिलक की सामग्री ही किस काम की रह जाती है। अर्थात जब तुम्हारी प्रेरणा ही सोई हुई है तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि तुम्हारे भीतर जो चेतनता दौड़ रही है वह ही सोई हुई है तो तुम दूसरों को जगाने का कार्य कैसे करोगे। फिर आगे की पंक्तियां हैं कि वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। यानी कि कहीं से देववाणी या फिर आकाशवाणी हो और फिर भी तुम्हारी जवानी ना जगे तो वह जवानी व्यर्थ है और वह जवानी नहीं, धूल के समान है। यानी कि आकाशवाणी के माध्यम से इतना प्रलय हो फिर भी हमारी जवानी वो जग नहीं पाती है तो यह जवानी केवल एक मिट्टी के समान बनकर ही रह जाती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ जवानी को सतत कार्यशील रहने की संदेश दिया है कि यदि जवानी में ही कोई जोश ना हो तो वह जवानी नहीं। अब हम काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, फूल गिरते सूल सर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। अब इन पंक्तियों का अर्थ यह होगा कि विश्व है असी का। असी यानी कि तलवार। तो कवि यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये विश्व है वह तलवार का है, नहीं संकल्प का है। यानी कि ये विश्व तलवार का नहीं संकल्प का है। यानी कि इस विश्व को तलवार के सहारे नहीं किंतु दृढ़ संकल्प के सहारे जीता जा सकता है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, यानी कि यह विश्व में नए नए परिवर्तन आते ही रहेंगे और यह प्रलय का परिवर्तन है। यदि मनुष्य के विचारों में दृढ़ता है तो वह हर प्रलय के बाद नवसर्जन कर सकता है। यदि मनुष्य में, उन जवानों में इतना हौसला है तो वह हर प्रलय को एक पुनः सर्जन करके उनका नवसर्जन कर सकता है। फूल तो गिरते ही रहते हैं परंतु सूल यानी कि कांटा हमेशा अपना शीश ऊंचा किए खड़े रहता है। अब यहाँ पर कवि ने एक फूल का प्रतीक बताया है कि जो फूल हैं वह तो गिरता ही रहता है, लेकिन जो कांटा है वो कभी नहीं गिरता, वो अपना सर हमेशा ऊंचा रखता है। वैसे ही कवि ने इन फूल के माध्यम से और कांटे के माध्यम से उन जवानों को चुनौती दी है। कवि ने ये कहा है कि तुम फूल की तरह मत बनना कि पलक झपकते ही गिर जाओ।
तुम्हें अगर बनना है, तुम्हें जवानी में कुछ बनना है तो तुम कांटे की तरह बनना। कांटे की तरह हमेशा अपना सर स्वाभिमान से ऊंचा रखना। फूल की तरह घिर मत जाना। रसों के अभिमान को निरस किए हैं, यानी कि फूल होते हैं वो रसों से तरबतर होते हैं, लेकिन फिर भी फूलों में इतने सारे रस होने के बावजूद भी ये कांटा है वह फूलों के रस को निरस बना देता है। यानी कि फूल में जो रसों का अभिमान होता है उस अभिमान को कांटा है वो चकनाचूर कर देता है। तो कवि यहाँ यही बात कहना चाहते हैं फूल और कांटे से कि अगर जवानों को बनना ही है तो वह कांटा बने, कि अपने राह में से किसी को गुजरना है तो उन्हें एक कांटे को पार करके गुजरना होगा। फूल की तरह मत बनो कि कोई तुम्हें पलक झपकते ही गिरा दे। बनना है तो कांटा बनो। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि तेरा खून है वह पानी न हो जाए, तू मरण का त्योहार मना ले, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो निश्चित हैं। अर्थात अपनी इस जवानी को तू देश के लिए बलिदान हो जाने दे। यानी कि तेरे हृदय में जो खून दौड़ रहा है तो तू अपने इस खून को अपने उस देश के लिए बलिदान कर दे, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो निश्चित ही हैं। अगर जो तेरे हृदय में एक सच्चे जवान का खून दौड़ रहा है तो उसे तू देश के लिए बलिदान हो जाने दे। तू अपने उस खून की परवाह ना कर, बल्कि अपनी जवानी को देखते हुए उस देश की परवाह कर और उस देश के लिए तू बलिदान हो जा। इस प्रकार कवि हैं वो संपूर्ण कविता में जवानी के जोश को ललकारते हैं कि जो जवान हैं उनका जोश कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए। जवानी का जोश कभी फीका एवं ढीला नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जवानी के जोश हैं वो सिंह के समान गर्जनाद करने वाला होना चाहिए। कांटे के समान सिर ऊंचा रख के स्वाभिमानी होना चाहिए। और यदि अपने देश के लिए उसे अपने जान को न्यौछावर करना पड़े तो वह खुशी खुशी अपनी इस जवानी को देश के लिए बलिदान भी कर दे। यही उसकी और उसके भीतर प्रलय भावना होनी चाहिए। धन्यवाद।